Hello students, good morning to all. Welcome to my channel Aditya Education. तो ऑलरेडी इस जो सेकंड चैप्टर है उसका हम 4 पार्ट बना चुके हैं। आज कंटिन्यू करेंगे और आज खत्म भी कर देंगे, ठीक है। और मैं जहाँ भी जितना भी पढ़ाया हूँ ना, आप लोग जाके पढ़ो, उसको अच्छी तरह से पढ़ो। ये वीडियो देखने से पहले और जो 4 पार्ट है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ो, तो पता चल जाएगा। इसके बाद मैं नोट्स भी बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें तो आप लोग ज्वाइन हो जाना। उसके बाद उनको क्या करेंगे, हम उसमें से सब कुछ पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, उसी में से जाके लिख लेना, पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। इनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरह से चल रहा था, इसको पढ़ने से पहले हम हड़प्पन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में और डिस्कशन नहीं करेंगे। जो भी जिसको भी समझ में नहीं आया तो जाके इससे पहले जो वीडियो बना है उसको डिटेल्सली देख लो। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उनका टाउन प्लानिंग किस तरह से था, किस तरह से वो उनका स्ट्रीट इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला रहे थे। सब कुछ उसी वीडियो में दिया गया है। और जो हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़े थे कि इनका जो रिलीजन्स क्या था, सब कुछ पढ़े थे। तो उसको भी प्रीवियस स्लाइड्स में है, प्रीवियस वीडियोस में है, में जाकर देख लेना। तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियंस के जो लोग थे उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है। So Mesopotamians made a building with baked bricks, stone, wood, etc. यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो। ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रहा था उस टाइम में, उनके वो जो बिल्डिंग बना रहे थे, कौन कौन से मटेरियल से बिल्डिंग बना रहे थे, या देखो, ठीक है। ये बिल्डिंग जो बना रहे थे उसमें क्या क्या यूज कर रहे थे ये लोग। बेक्ड ब्रिक्स मतलब जले हुए जो ब्रिक्स होता है उसको यूज कर रहे थे। स्टोन, स्टोन से भी क्या बनाते थे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे। वुड, ठीक है, वुड से भी ये लोग क्या करते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे। समझ में आ रहा है। तो इनका जो आर्ट और आर्किटेक्चर किस तरह से थी, पहले हम पढ़े कि बिल्डिंग्स किस तरह से बनाते थे, ठीक है। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन बिल्ड बाय नेबूचादनेस्सर सेकंड। देखो, एक हैंगिंग गार्डन था। हैंगिंग गार्डन का मतलब क्या है, वो झूलता हुआ गार्डन, जैसे कि फ्लोटिंग। ये देखो, चारों ओर पानी है और बीच में क्या है, गार्डन है। तो इस तरह के क्या बनाए थे ये लोग, गार्डन्स, जिसको हैंगिंग गार्डन बुलाया जाता था, ठीक है। और उसको बनाए थे कौन, नेबुचाद नाजेर, ओके। नेबुचाद नाजेर सेकंड इज वन ऑफ द 7 वंडर। जो 7 वंडर के बारे में तुम लोग सुने हुए हो ना, तो उसमें से ये एक था क्या, बेबीलोन का जो हैंगिंग गार्डन। इसको 7 वंडर्स में से गिना जाता है। वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स, जैसे कि यहाँ ताजमहल भी है, ये सब मिला जुला के क्या है, इसमें एक इससे भी एक क्या है तुम्हारा, और उसमें से एक जाता है। ही गॉट इट बिल्ड फॉर हिज वाइफ। वो क्यों बनाए थे, उनके वाइफ के लिए ये बनाए थे। जैसे कि ताजमहल बनाए थे शाहजहां ने मुमताज के लिए, इस तरह से ये लोग ये भी क्या किए थे, जो नेबूचादनेस्सर सेकंड, वो क्या किए थे, उनके वाइफ के लिए ये क्या बनाए थे, हमारा बेबीलोन का जो हैंगिंग गार्डन बनाए थे। He got it built for his wife who was native of a green and mountainous land, ठीक है। She would miss the scene beauty of her homeland। मतलब जो घर में होता है ना, जैसे कि बहुत सारा ब्यूटिफिकेशन से बनाया जाता था, उसी तरह का ये मिस कर रहे थे। तो इसके लिए ये बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन बनाए थे, ठीक है। नेबूचादनेस्सर सेकंड repeated her beautiful homeland by building by the hanging gardens, building the hanging gardens। तो वो ये रिक्रिएट करते थे, मतलब जैसे कि पहले उनका घर था किस तरह से था, इस तरह से जो डिजाइन बनाया हुआ है, तो इसी तरह का वो नेबूचादनेस्सर ने फिर से बना के उनके लिए खड़े कर दिए। ये क्या, बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन। समझ में आ रहा है कि उनका आर्किटेक्चर में एक सबसे इम्पोर्टेंट था क्या, जो बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन, जिससे कि किसने बनाए थे,
जिसको बनाए थे नेबुचात नाजेर सेकंड ने बनाए थे, और ये जो वॉल के 7 वंडर में से है एक। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जिगुरात। जिगुरात के बारे में इससे पहले क्लास में, इससे जो प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़े थे, जिगुरात किससे बोला जाता है? जिगुरास बोला जाता है। हमारे जो टेम्पल्स टेम्पल्स को ही जिगुरात जिगुरात बोला जाता है। और टेम्पल का भी क्या, एक स्टोरेज या दो स्टोरेज नहीं, इसका मैनी मैनी और सेवरल स्टोरेज का बनता था ये क्या, जिगुरात। और उनमें से ऊपर में जाने के लिए सीढ़ी वगैरह का भी व्यवस्था था उस टाइम में। ठीक है, और इसके बारे में भी हम पढ़े थे कि तुम क्या, मतलब ये देखो, इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा अच्छी तरह से था। क्या कर रहे थे, देयर वर मेड देयर वर ड्रेन मेड बाय बैग्स ब्रिक्स टू कैरी रेन वाटर अवे फ्रॉम जिगुरात। जिगुरात से जितने भी जो वाटर या रेन वाटर आता था, इसी क्या होता था, इसी जो ड्रेन से आता था। ठीक है, जिगुरात की, समझ में आ रहा है। तो ये ड्रेन था, टेम्पल का था। किस टेम्पल का? जो जिगुरात था। ठीक है, और उस टाइम में क्या क्या था देख लेते हैं थोड़ा। वन ऑफ द one of their greatest contributions in the field of architecture was the introductions of the architectural features such as, तो इस टाइम में एक ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था किसमें, आर्किटेक्चर का फील्ड में। जो आर्किटेक्चर कर रहे थे ये लोग, कुछ बना रहे थे, उनमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, उनमें से ये था कलम्स। इस तरह की कलम्स भी बनाते थे। ठीक है, इस तरह की कलम्स बनाते थे, डम्स बनाया जाता था, डम्स। ठीक है, उसके बाद वॉल्ट्स। वॉल्ट्स का मतलब क्या है? वॉल्ट्स का मतलब है, देखो जैसे कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको। 1 मिनट। हाँ, वॉल्ट इज एन आर्च रूट फॉर सेलिंग्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स। ये क्या है, एक आर्च रूप, जैसे इस तरह की रूप होगा, ऊपर में आर्च, जैसे कि धनुष की तरह से एक किया हुआ है ना, इस तरह के आर्च होता है। ठीक है, ये रूप, उनका रूप इस तरह से होता है। उसके बाद आर्चेस। आर्चेस का मीनिंग क्या है? आर्चेस का मीनिंग देखो, आर कर्व स्ट्रक्चर। ये भी आर्च की तरफ एक कर्व स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कर्व स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, और उनमें से ब्रिजेस, डोर्स एंड विंडोज जो कि सपोर्ट करते हैं, और डेकोरेशंस भी किया जाता था। तो ये अच्छी तरह से क्या बनाए थे ये लोग, और उनका जो कंट्रीब्यूशन था आर्किटेक्चरल में और आर्किटेक्चर में, ये सब बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बनाते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखो, द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोनिया, इस तरह से इनका आर्क एंड आर्किटेक्चर चल रहा था। समझ में आया? ओके, जिसको भी जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये कैसे, कैसा था, मतलब वहाँ इसके समझ में नहीं आ रहा है, इसमें डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो। ये आपका काम है। ठीक है, ये आप मैं ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ती हूँ। ठीक है, आर्किटेक्ट सॉरी अचीवमेंट्स ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का अचीवमेंट क्या था? अचीवमेंट में स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर। स्क्रिप्ट किसे बोला जाता है और लिटरेचर किसे बोला जाता है? लिटरेचर मतलब उनका जो उन्हीं उन्हीं टाइम का जो साहित्य वगैरह होते हैं ना, वही लिटरेचर है। स्क्रिप्ट मतलब जो लिपि, जो अभिलेख, अभिलेख जहाँ पे लिखा जाता है, उसको ही क्या बोला जाता है, स्क्रिप्ट। So the Sumerians developed a system of writing known as cuneiform. इनका जो स्क्रिप्ट या लिपि, वो कैसा था, क्यूनिफॉर्म का। स्क्रिप्ट का नाम क्या है, क्यूनिफॉर्म। जैसे कि हमारे हिंदी का स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं ना हिंदी का, हिंदी को। तो उसी तरह से उनका जो स्क्रिप्ट था, यूनिफॉर्म था। द स्क्रिप्ट वाज वेज शेप्ड। वेज शेप्ड मतलब क्या, जो एक तरह वाइड होगा और एक तरह नैरो होगा, तो इसको वेज शेप्ड बोला जाता है। ठीक है, इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम जैसे लिख रहे थे राइट से लेफ्ट तक, ये लोग भी इस तरह से लिख रहे थे, राइट टू लेफ्ट, विद ए पेन मेड ऑफ रीड और बोन कॉल्ड स्टाइलस। ठीक है, जो हम उस टाइम में लिख रहे थे कैसे, पेन के मदद से लिख रहे थे, और पेन बना कैसे, बोन या कोई रीड से बना होता है। ठीक है, जिसको कि ये लोग स्टाइलस बोलते थे। The script was deciphered by Henry Rawlinson in a
ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर, वो कौन थे? हेनरी रावलिंसन, जो क्या डिस्कवर किए थे? ये स्क्रिप्ट को डिस्कवर किए थे। समझ में आ रहा है? ये यूनिफॉर्म इनका जो स्क्रिप्ट था, इसको डिस्कवर किए थे कौन? एक इंग्लिश और ब्रिटिश ऑफिसर्स। वो कौन थे? हेनरी रावलसिन। और यूनिफॉर्म जो स्क्रिप्ट था, उसका साइन किस तरह से लगता था? देखो, किंग का साइन इस तरह से होता था। किंग, ये साइन देखा जाए तो उनको क्या बोला जाता है? यही किंग, किंग का साइन होता था। गॉड, भगवान का जो साइन है, उनका इस तरह से साइन किया जाता था। उसके बाद मैन का साइन इस तरह से रहता था। ये इसको ठीक से देख लो, पता चल जाएगा। ऑक्स का इस तरह से साइन होता था। फिश का, फिश का तो फिश ही होगा। ठीक है, इस तरह से इनको क्या करते थे? साइन को यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखते थे। और ये क्या टैबलेट है? इस तरह से मिट्टी का, ये क्ले का टैबलेट होता है। इसी टैबलेट से वो सब कुछ लिखा करते थे यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में। ठीक है, और वो यूनिफॉर्म जो स्क्रिप्ट था, वो कैसा था? वेस्ट शेप था, मतलब एक साइड वाइड होगा, एक साइड नैरो होगा। तो इस तरह से वो लिखते थे। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। ये देखो, यूनिफॉर्म राइटिंग है ऑन ए क्ले टेबलेट। एक क्ले टेबलेट में उनको लिखा जाता था यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में। उसके बाद गिलगामेश, लेजेंडरी हीरो, एक हीरो, उनका नाम है गिलगामेश। तो मेसोपोटामियंस रोट ऑन क्ले टैबलेट्स। एक क्ले टैबलेट्स होता है, उसमें मेसोपोटामियंस सब कुछ लिखते थे। मेसोपोटामियंस जितने भी लोग थे, तो टैबलेट्स वर देन baked, each tablet formed a page। मतलब ये टैबलेट को एक पेज बोला जाता है। जैसे कि हम अभी क्या करते हैं, जो हमारा पेजेस या पेपर आता है, एक पेजेस के बाद और एक पेजेस आता है, दो पेजेस, तीन पेजेस, चार पेजेस, इस तरह से रहता है। तो उस टाइम में ये जो पेजेस, इनको एक टैबलेट्स का मतलब एक पेजेस होता था। ठीक है, इज द मोस्ट पॉपुलर, सॉरी, गिलगामेश इज द मोस्ट पॉपुलर एपिक्स डिस्क्राइबिंग द टेल्स ऑफ लेजेंडरी हीरो ऑफ द नेम। तो ये जो उनका एक एपिक्स होता था, जो एपिक्स का हीरो कौन होते थे? ये गिलगामेश। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क्स। तो ये जो गिलगामेश जो हुआ था, सबसे पहले बना था, जिसको कि सबसे पहला वाला लिटरेरी वर्क्स था। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? गिलगामेश। द फर्स्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड एग्जिस्टेड इन मेसोपोटामिया। तो ये जो लाइब्रेरी तुम लोग देख रहे हो, फर्स्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, ये पहला लाइब्रेरी जो कहाँ पे बना था? वर्ल्ड की सबसे पहले बना था। वो लाइब्रेरी का नाम है क्या? ये फर्स्ट लाइब्रेरी। ठीक है, जो नाम तो नहीं दिया गया है। तो यह लाइब्रेरी कहाँ पे हमको देखने को मिला? पहला वाला लाइब्रेरी, जो तुम्हारे मेसोपोटामियंस के टाइम में। ठीक है, तो फर्स्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड एग्जिस्टेड इन मेसोपोटामिया, या द बुक्स वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सीटेट्स। देखो, ये बुक्स को इस तरह से अकॉर्डिंगली ये लोग सजा के रखते थे, इस तरह से। समझ में आ रहा है? और कौन सा बुक कहाँ पे है, इनको पता चल जाएगा। किस तरह से पता चल जाएगा? ये इस तरह से क्लासिफाई करते थे कि रिलीजियंस का बुक कहाँ पे रखेंगे सजा के, लॉ का बुक्स कहाँ पे रखेंगे सजा के, हिस्ट्री का बुक्स कहाँ पे रहेगा, साइंस, लिटरेचर। तो इसका इस तरह से साइन भी होता था, इस तरह के, इसके हिसाब से वो बुक्स वगैरह को लाइब्रेरी में रखते थे। समझ में है? इनका स्क्रिप्ट लिटरेचर किस तरह से था? गिलगामेश नाम का एक हीरो थे, जो कि गिलगामेश एपिक्स में उनका हीरो का रोल था। और वो जो लाइब्रेरी है, फर्स्ट लाइब्रेरी कहाँ पे हमको देखने को मिला है? मेसोपोटामिया में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ। हम्मुराबी वो कौन थे? पढ़ लेते हैं आगे। इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा चला आया है। समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको और एक बार नहीं पढ़ेंगे। कि गिलगामेश अभी अभी पढ़े ना, गिलगामेश हीरो थे, तो यही पढ़े हैं। आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ बेबीलोन वाज हम्मुराबी। जो बेबीलोनिया का फर्स्ट किंग कौन थे? हम्मुराबी। वो 1792 से 1750 बीसी तक उनका काम चल रहा था, उनका कार्यकाल था 92 से 50 तक। हु बिकेम्स फेमस ऑफ हिज कोड ऑफ लॉज। वो क्यों फेमस थे? वो फेमस थे उनके जो कोड ऑफ लॉ, एक लॉ बनाए थे, वो लॉ बनाए थे, और उसको कोड ऑफ लॉ भी बोला जाता था। ठीक है, he suggested different punishment for those who committed of an offense। वो क्या किए थे? जो आइन बनाए थे,
उनके लिए कुछ पनिशमेंट क्या रखा गया था कि जो जिस तरह से वो गलती करेगा उसी के हिसाब से उनको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, द पनिशमेंट डिपेंड ऑन द नेचर एंड सर्कमस्टेंस ऑफ क्राइम एंड पोजीशंस ऑफ द ऑफेंडर ऑफ इन सोसाइटी। अगर कोई जो क्रिमिनल होगा ना, वो जिस तरह की वो भूल करेगा या क्राइम करेगा, उसी के हिसाब से उनको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस लॉस वर 280 इन 282 नंबर्स, जो लॉस बना हुआ था वही जो लॉस था वो क्या था, 282 in numbers and carved on both sides of an 8 feet high stone। तो ये लॉ कहाँ पे लिखा गया था? वो लिखा गया था, ये स्टोन, एक स्टोन, हाई स्टोन, मतलब 8 फुट का एक स्टोन है। देखो ये 8 फुट का एक स्टोन का एक पिलर है। तो इसी में क्या लिखा हुआ है, ये किंग है, और वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कितना था, 282 का, 282 नंबर का एक लॉ था, और उसी लॉ, उसी में लिखा हुआ था उनका कोड, उनका लॉ लिखा हुआ था, क्या क्या लॉ बनाए थे वो सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ था। ठीक है, इट वॉज प्लेस्ड इन टेम्पल ऑफ माद्रुक। यहाँ पे ये देखने को मिला एक टेम्पल है, उसी टेम्पल के पास में माद्रुक नाम का एक टेम्पल है, उसी टेम्पल के पास में हमको देखने को मिलता है हम्मुरापी कोर्ट का ये पिलर। ठीक है, तो सोनगढ़, सोनगढ़ माद्रुक टेम्पल जो है वो किसका टेम्पल है, माद्रुक टेम्पल सोनगढ़ का, भगवान सूर्य भगवान का वो क्या है, टेम्पल है माद्रुक, और उसी के पास ही ये हम्मुरापी कोड ऑफ देखने को मिलता है। इट वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, सबसे वर्ल्ड का सबसे कोडिफाई वाला लॉ, सबसे पहला लॉ बनाए थे जिसने कौन बनाए थे, हम्मुराबी, और वही लॉ है सबसे पहला वाला लॉ वर्ल्ड का। ठीक है, Hammurabi Code was great step in making laws applicable to the people of Mesopotamia. Other nations took inspirations from these laws and framed similar laws for their own government. So यही लॉ को देख के हम्मुराबी का जो कोड किए थे, जितने भी ये 8 फुट पिलर में लिखा हुआ था, उसको देख के सभी लोगों के बीच में ये सोचने के लिए वो क्या हो गए, मजबूर हो गए कि जो हम्मुराबी ने कोड बनाया है ना, वही कोड अच्छा है, और सभी लोग उसको फॉलो कर रहे थे, सभी लोग। ठीक है, सभी जो पास में जितने भी देश थे, उसी लॉ को ये लोग फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इसकी इंस्पायरेशन मिला, ये जो कोड ऑफ लॉ से ही इंस्पायरेशन मिला बाकी लोगों को, और बाकी लोग भी क्या किए थे, इस तरह इसी को ही फॉलो करके सब कुछ लॉ बनाए थे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट तुम्हारा क्या था, वर्ल्ड का सबसे पहला लॉ किसने बनाए थे, हम्मुराबी ने बनाए थे, और हम्मुराबी थे कौन से किंग, बेबीलोनिया का किंग थे। ठीक है, और उनका टाइम पीरियड कितना था, 1792 टू 1750। समझ में आ रहा है। और जो वो कोड ऑफ लॉ लिखे थे वो कहाँ पे लिखे थे, एक 8 फुट का कर्व पिलर है, उसमें लिखा हुआ है 282 नंबर्स का लॉ। ठीक है, और वही लॉ को देख के बाकी जितने भी कंट्री या रीजन्स के लोग थे, उनको इंस्पायरेशन किया था, इंस्पायर हो गए थे इससे, और वो भी इस तरह के लॉ बनाने में जुट गए थे। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं, इसका लॉ किस तरह से था, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉस एंड पनिशमेंट, इनके जो आइन कैसा था और जो पनिशमेंट किस तरह से मिल रहा था उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें देखो, इफ मैन इंजरीज अनदर मैन, कोई मैन, कोई एक मैन अलग से व्यक्ति को, अलग से मैन को अगर इंजरीज पहुंचाता है, उसको कुछ क्या बोलते हैं उसको, पीटता है या मारता है, जो भी करता है, जिस तरह की वो उसको मारेगा, उसी के हिसाब से उनको क्या मिलेगा, रीपेड मिलेगा। ठीक है, अगर इसके हाथ को लेके इसको हाथ को तोड़ देगा, तो इसकी इसी लॉ हिसाब के हिसाब से वो भी क्या करेंगे, वो किंग उसी के हाथ को भी मोड़ देंगे उसको, मतलब सेम जिस तरह से वो गलती करेगा, क्राइम करेगा, उसी के हिसाब से उनको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इफ ए मैन ब्रेक्स अनदर बोन्स, हिज बोन्स शैल बी ब्रोकन। देखो यहाँ पे
अगर ये व्यक्ति क्या करेगा, इसी व्यक्ति का बोन्स को यहाँ पे तोड़ देगा, टूट जाएगा, तो क्या करेंगे किंग, उनको इसी व्यक्ति का किसी बोन को वहां पे तोड़ देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से तोड़ा था, तो उसको भी क्या करेंगे, उसी तरह से उसको बोन को भी तोड़ देंगे। इफ ए मैन स्टील्स प्रॉपर्टी, कोई मैन किसी का प्रॉपर्टी को चोरी कर लेता है, तो क्या करेंगे, ही शैल बी पुट टू डेथ, उनको मर जाने का मतलब मार देंगे, मार दिया जाएगा, उसी के हिसाब से पनिशमेंट होगा। ठीक है, डेथ का पनिशमेंट दिया जाएगा। प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को स्टील कर लेगा, चोरी कर लेगा, तो उसको डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा। इफ ए बिल्डर कंस्ट्रक्ट a house and it collapse causing death, the building shall be put a death। देखो, और क्या होता है, कोई बिल्डर्स अगर कोई घर बनाया होगा और उसी घर किसी कारण से कोई फ्लड या कोई अलग से नेचुरल फिनोमेना से अगर टूट जाएगा, और जो टूटने वक्त कोई घर का सदस्य अंदर रह जाएगा और उसी से उनका मौत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, जो बिल्डर्स था उसको भी इसी तरह की मौत दिया जाएगा। जैसे कि जो उसका व्यक्ति का जो मौत हो गया घर टूटने से पहले, टूटने की वजह से, तो उसी के जो कंस्ट्रक्टर होगा, बिल्डर्स होगा, उसको भी उसी घर में रखा जाएगा और उसी घर को तोड़ दिया जाएगा, और उसी घर को तोड़ने के बाद क्या करेंगे ये लोग, वो वहां पे मर जाएगा। ठीक है, तो जैसे करोगे वैसे भरोगे। ठीक है, उसी प्रकार का लॉ था उस टाइम में। तो वुमेन्स हेड इन द इमेज इज कॉल्ड वार्का हेड। और क्या था, एक वुमेन्स हेड का वहां पे पिक्चर देखने को मिला। ये तो ये क्या है देख लेते हैं। इसको वार्का हेड बोला जाता है। ठीक है, इसको वार्का हेड भी बोला जाता है। इट ऑल्सो नोन एज द लेडी ऑफ उरुक, इसको उरुक का लेडी भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज ए वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर। वर्ल्ड फेमस, सबसे मतलब वर्ल्ड का फेमस था क्या, ये वार्का हेड। एडमायर्ड फॉर द डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ द वुमेन्स माउथ, चिन एंड चिक्स। तो वो क्या किए थे, जो क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेटिंग के हिसाब से, मॉडलिंग के हिसाब से इनको बनाया गया था। ठीक है, ये एक मॉडलर थे, इससे हमको पता चलता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद प्रोग्रेस इन साइंस। साइंस में इनका किस तरह से प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन देखने को मिला था, देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो चल रहा था उस टाइम में, उनका जो प्रोसेस था, साइंस साइंस का प्रोग्रेस किस तरह से हो रहा था, समझ में आ रहा है। सो दे वर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। तो साइंस का प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस हुआ था। दे वर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट्स थे। मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी में भी ये लोग एक्सपर्ट थे। एंड वर द फर्स्ट टू डेवलप एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो वर्ल्ड में सबसे पहले किसने एल्जेब्रा को डेवलप किया था, ज्योमेट्री को, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग थे, जो एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री को भी डेवलप किए थे। ठीक है, they use the figure of 60 degree 60 for measuring time in hours minute and seconds। देखो, ये लोग मेजरिंग भी, ये जो हमारा टाइम को मेजरिंग करने वाले भी यही लोग थे। मतलब जो एक घंटा में 60 आवर होगा, 60 मिनट्स होगा, 60 सेकेंड्स होगा। ठीक है, 60 आवर, 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड, ये मेजर करने वाले यही लोग थे। कौन, मेसोपोटामिया लोग थे। समझ में, पहली बार ये लोग ही किए थे, जो हमारे टाइम जो चल रहा था। ठीक है, तो इजिप्शियंस, और क्या था, लाइक द इजिप्शियंस, इजिप्शियंस लोग भी ये सब किए थे। ठीक है, दे इन्वेंटेड ए कैलेंडर ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ का कैलेंडर भी ये लोग इन्वेंट किए थे। ठीक है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक 12 मंथ होता है, उसी मंथ 12 मंथ का कैलेंडर किसने बनाए थे, यही जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग ही बनाए थे। विथ 30 डे ईच, सभी डेज को 30 डेज बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 30 डेज, कहीं कहीं पे 31 30 ये लोग नहीं किए थे, सिर्फ 30 डेज बनाए थे। ठीक है, सभी महीना क्या होगा, 30 डेज। जैसे कि फेब्रुआरी अब 28 डे होता है, तो 28 डे नहीं होगा, वो 30 डेज होगा। ठीक, इस टाइम में सब कुछ सभी महीना को 30 डेज किया गया था। दे ऑल्सो गेव डिफरेंट नेम टू डिफरेंट स्टार। ठीक है, अभी जो हिंदू रिलीजन्स में होता है ना, बहुत सारे अलग अलग तारे का नाम भी दिया गया था। उसी टाइम में ये स्टार को भी इसी तरफ से नाम दिए गए थे। ठीक है, एनलिल, अनु, मद्रुक्स, इस तरह से स्टार्स को भी ये लोग नाम दिए थे। ठीक है,
और क्या किया गया था देखो, हाँ, they were the first to divide a circle 360 degree and the day and night, और क्या कहते हैं 360 डिग्री, ये जो सर्किल का जो एरिया होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, तो ये 360 डिग्री भी ये लोग बनाए थे। तो साइंस और मैथ में ये लोग बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस किए थे, और ये पहले लोग थे जो मेडिसिन एल्जेब्रा कैलेंडर टाइम ये सब बनाए थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इनका प्रोग्रेस किस तरह से हो रहा था उस टाइम में। उसके बाद डिक्लाइन, खत्म कैसे हो गया इनका जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आफ्टर हम्मुराबी, हम्मुराबी जो लास्ट किंग थे, उनके मौत के बाद क्या हुआ था, उनका टाइम कितना मतलब रूल फ्रॉम 1600 बीसी टू 750 बीसी, ये उनका रूलिंग टाइम था। द एसिरियन फाउंडेड एन एम्पायर बाय 750 बीसी, यहाँ पे एसिरियंस वाले को भी देखने को मिलता है 750 बीसी, जब एसिरियंस आए उसके बाद हुआ था, ठीक है। Became the first famous with city with vast palace in magnificent temples. The Assyrians' greatness came to an end of when nomads destroyed Nineveh in 7th and 6th centuries. देखो destructions of Nineveh, जो निनेव नाम का एक जगह था उसमें 7th एंड 6th सेंचुरी में डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया था। और क्या था, चेंज ऑफ कोर्स ऑफ द यूफ्रेटिस रिवर, ठीक है। इससे पहले हम पढ़े थे कि कोई दो रिवर्स था, उन्हीं रिवर्स के बीच में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बना हुआ था, ठीक है। एक तो यूफ्रेटिस और एक क्या है, ये तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में अभी लिखो, ठीक है, अभी लिखना है तुम लोगों को। एक था यूफ्रेटिस, यहाँ पे दिया गया है यूफ्रेटिस रिवर, और एक रिवर्स का नाम क्या था वो रिवर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनका इसका जो कोर्स था, पानी था, वो पानी जहाँ पे जिस दिशा में बहता था वही दिशा से वो भटक गया था, अलग दिशा में चला गया। इसी की वजह से क्या हुआ, जो सिविलाइजेशन खत्म होने के करा में आ गए, ठीक है, मतलब खत्म हो गई। समझ में आ रहा है। उसका माइग्रेशन एंड डिक्लाइन, माइग्रेशन एंड डिक्लाइन किस तरह से हुआ था, द पीपल माइग्रेटेड टू अदर एरियाज एंड फोर्सेस ऑफ नेचर एरोडेड एंड बिल्ड दिस ग्रेट सिविलाइजेशंस। और उस टाइम में क्या हुआ था देखो, जो ये लोग माइग्रेट कर गए थे, मतलब जो बेबीलोन्स के लोग रह रहे थे वहां पे, या मेसोपोटामियंस के जो लोग रह रहे थे वहां पे, क्या हुआ इसकी वो एक जगह से दूसरे जगह चले गए, नो, क्यों चले गए, क्योंकि वहां पे उस टाइम में नेचर का कुछ देखने को मिला था, कोई फ्लड ड्रॉट या कुछ भी हो सकता है, उस टाइम में ये सब देखने को मिला था, जिसके कारण क्या, ये सिविलाइजेशन हमको डिक्लाइन होने का सबूत देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक जिसका समझ में नहीं आया मुझे बोल दो, ठीक है। उसके बाद ग्लाइसोरी खत्म हुआ, यहाँ तक, यहाँ से तुम्हारा खत्म हो गया क्या, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इसमें जो वर्ड है, कुछ वर्ड दिया गया है उसको समझने की, और उसमें मैं समझा भी दिया हूँ, जितने भी वर्ड आया है उसमें समझा दिया है कि क्या क्या कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है। तो वर्ड का मीनिंग क्या है, जहाँ पे ये लोग शिप वगैरह को रिपेयर करते हैं, ठीक है, रिपेयर किया जाता है ना, ये भी बोला बोला था मैंने प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो कि डॉकयार्ड्स का मतलब क्या है, वही वही जगह जहाँ पे कि क्या होता है, शिप वगैरह को रिपेयर किया जाता है। ग्रेनरी क्या है, ग्रेनरी का है ये भी पता है कि हमें जहाँ पे ग्रेन को स्टोर करते हैं। जिगुरात एक टेम्पल है मेसोपोटामिया के। कोडिफिकेशंस का मतलब क्या है, जहाँ पे कि वही लॉ को लिखा जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है, इन्हें सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर में कोडिफाई किया जाता है, एक से दो तीन चार इस तरह से उनका लॉ लिखा जाएगा। सिटाडेल का मतलब एक ऊंची जगह में है, ठीक है, ऊंची जगह में है ना, रेस्ट पोर्शन लाइक ए फोर्ट और हिल ऊपर में होता है। टेराकोटा, ये इनका टेराकोटा है। ब्लैक क्ले यूज फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, स्टैच्यूज बनाने के लिए टेराकोटा का एक टेक्निक होता है। यूनिफॉर्म मतलब स्क्रिप्ट होता है, वही स्क्रिप्ट जो कि वाइड होता है और नीचे नेरो हो जाता है। तो इसी तरह की क्या क्या ये लोग बनाए थे। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नोट्स इसका भी प्रोवाइड कर लेंगे तुम लोगों को, ठीक है। जो भी जिसको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो, उसके लिए वही हम दे देंगे, ठीक है। तो ये देखने के बाद थोड़ा ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है, लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें, कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, कि उन लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये नया सिलेबस है, सब लोग पहले से पढ़ लेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा कि किस तरह से ये चैप्टर चल रहा है, क्या क्या है इसमें,
सब कुछ तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।